नमस्कार। मैं श्री आद्य एजुकेशन ग्रुप से नीतू कंवर आपका स्वागत करती हूँ। पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था राजस्थान के राजवंश और जो दिल्ली के सुल्तान थे उनके बीच में जो युद्ध हुए थे, उनके बीच में जो संधि हुई थी उनके बारे में ही हमने पढ़ा था। अब हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान के राजवंश एवं मुगल। ये कक्षा 6 से लेके 10 तक के सभी बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि राजस्थान के राजवंश और मुगल टॉपिक हर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होता है। तो राजस्थान के राजवंश और मुगलों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। राजस्थान के राजपूत राज्यों ने भारत में आने वाली विदेशी आक्रमणकारियों का प्रारंभ से ही प्रतिरोध किया। पृथ्वीराज के बाद मेवाड़ के महाराणा सांगा, मारवाड़ के मालवदेव और रावचंद्र सेन और सिरोही के देवड़ा, सुरताल इत्यादि ने इस संघर्ष को जारी रखा। कहने का तात्पर्य यह है कि जो बाहर से विदेशी आक्रमणकारी भारत में आते थे, उनका राजस्थान के जो राजपूत शासक थे उन्होंने शुरू से ही उनका प्रतिरोध किया, यानी उन्होंने उनसे संघर्ष जारी रखा था। सन 1526 ईस्वी के पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराकर बाबर ने दिल्ली पर मुगल साम्राज्य की नींव रखी। कब रखी थी? 1526 में जो पानीपत का युद्ध हुआ था वो हुआ था इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। उसी टाइम से दिल्ली पर मुगल साम्राज्य की स्थापना हो गई थी। किंतु बाबर की मृत्यु के बाद उसका बेटा हुमायूं बिहार से आए अफगान सेनापति शेरशाह सूर से हार गया। शेरशाह सूर ने भी भारत पर 15 वर्षों तक शासन किया था। उसके बाद जो हेमू था, हेमचंद्र, उसने शासन किया था। वापस हुमायूं ने भी शेरशाह सूर को हराकर वापस शासन किया था, लेकिन बीच में 15 वर्ष तक अफगान सेनापति शेरशाह सूर ने भारत पर शासन किया था। दिल्ली पर शेरशाह सूर के वंशज अधिक समय तक शासन नहीं संभाल सके। 15 वर्ष के भीतर ही उसके एक प्रधान हरियाणा से रेवाड़ी के हेमचंद्र, जो कि हेमू के नाम से प्रसिद्ध है, ने दिल्ली की गद्दी पर अधिकार कर लिया। हेमचंद्र विक्रमादित्य के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा। उसने अपने नाम से सिक्के जारी किए। एक माह बाद नवंबर 1556 ईस्वी में मुगल सेना ने उन्हें परास्त कर दिया। कालांतर में दिल्ली पर लंबे समय तक मुगलों ने शासन रहा। इन शासकों में मुख्यतः अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब इत्यादि थे। मुगल शासकों का सर्वाधिक प्रतिरोध मेवाड़ के महाराणाओं ने किया, जिसमें वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप प्रमुख थे। मुगलों का जो सबसे ज्यादा प्रतिरोध किया था वो मेवाड़ के महाराणा थे, हमारे महाराणा प्रताप। तो अब हम पढ़ने वाले हैं वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के जीवन के बारे में। उन्होंने जो मुगलों से संघर्ष किया, उन्होंने जो हल्दीघाटी का युद्ध किया था, उसके बाद दिवेर का युद्ध, तो उन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे। ये महाराणा प्रताप का चित्र है, ये उनका भाला है। ये मेवाड़ के महाराणा थे, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 ईस्वी में ज्येष्ठ शुक्ल 3 विक्रम संवत 1597 को कुंभलगढ़ में हुआ था। कहाँ पर हुआ? कुंभलगढ़ में हुआ। इनके पिता का नाम महाराणा उदय सिंह था और माता का नाम था जयवंता बाई सोनगरा। महाराणा उदय सिंह की 28 फरवरी 1572 ईस्वी में मृत्यु हो गई और उसी दिन महाराणा प्रताप का 32 वर्ष की आयु में गोगुंदा में राज्यारोहण हुआ। जिस टाइम उदय सिंह की मृत्यु हुई थी और उसी दिन महाराणा प्रताप का 32 वर्ष की आयु में गोगुंदा में उनका राज्याभिषेक कर दिया गया था। यह शासन महाराणा प्रताप के लिए कांटों का मुकुट था, किंतु स्वतंत्रता प्रेमी महाराणा प्रताप ने सहर्ष इसे स्वीकार किया। वे तनिक भी विचलित नहीं हुए। महाराणा प्रताप ने कुंभलगढ़ और गोगुंदा को केंद्र बनाकर समस्त मेवाड़ राज्य को स्वतंत्र करवाने की दृढ़ प्रतिज्ञा की। जनमानस को स्वतंत्रता एवं संस्कृति की रक्षा के लिए प्रेरित किया। जनजाति वर्ग को संगठित कर उन्हें अपनी सेना का अंग बनाया। इन्होंने किसको अपना अंग बनाया था? जनजाति वर्ग को। कुंभलगढ़ से लगे गोडवाड़ भूभाग और अरावली की घाटियों में सैनिक व्यवस्था की। सिरोही व गुजरात से लगी सीमा व्यवस्था को संगठित किया।
मेवाड़ में 1567 से 1568 ईस्वी में हुए संघर्ष की भयंकरता से अकबर परिचित था। अतः हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। अकबर ने महाराणा प्रताप को अपने अधीन करने के लिए उसने 4 दूत भेजे थे। सबसे पहले उसने भेजा था जलाल खां कोची को भेजा। उसके बाद उसने मान सिंह को भेजा, उसके बाद भगवान दास को, और अंत में उसने टोडरमल को भेजा, लेकिन वो अपने प्रयासों में सफल नहीं हो सके। उसके बाद हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था और उसी हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। हल्दी घाटी का युद्ध। प्रताप को अनुभव हो गया कि युद्ध करना जरूरी है। प्रताप ने युद्ध की तैयारी प्रारंभ कर दी। मेवाड़ के मुख्य पहाड़ी नाकों, पहाड़ी क्षेत्र में प्रवेश के संकड़े मार्ग एवं सामरिक महत्व के स्थानों पर अपनी स्थिति मजबूत करनी शुरू कर दी, क्योंकि प्रताप ने युद्ध की तैयारियां करना शुरू कर दी थी। मैदानी क्षेत्रों से लोगों को पहाड़ी इलाकों में भेज दिया गया। खेती करने पर भी पाबंदी लगा दी ताकि शत्रु सेना को रसद सामग्री नहीं मिल सके। प्रताप को सभी वर्गों का पूर्ण सहयोग मिला, अतः जनता युद्ध के लिए मानसिक रूप से खेती पर भी पाबंदी लगा दी थी, और जो मेवाड़ की जनता थी वो भी मानसिक रूप से युद्ध के लिए तैयार थी। उधर अकबर ने अन्य सैन्य अभियानों से मुक्त होकर मेवाड़ की ओर ध्यान केंद्रित किया। उसने मान सिंह को प्रधान सेना नायक बनाकर प्रताप के विरुद्ध भेजा, जो लगभग 5000 सैनिकों के साथ आया। मान सिंह के पास कितने सैनिक थे? 5000 थे। 18 जून 1576 ईस्वी को हल्दी घाटी के मैदान में युद्ध शुरू हुआ। महाराणा प्रताप ने युद्ध की शुरुआत की और उसके साथ रावत, किशनदास, भीम सिंह डोडिया, रामदास मेड़तिया, रामशाह तंवर, झाला मान, झाला विधा, मानसिंह सोनगरा आदि थे। प्रताप के चंदावल दस्ते में पुरोहित गोपीनाथ, जयमल मेहता, चारण जैसा आदि तथा मध्य भाग के बाईं ओर भामाशाह व अन्य सैनिक थे। चंदावल में ही हल्दी घाटी के मुहानों पर राणा पूंजा के नेतृत्व में भी लोग तीर कमान के साथ मौजूद थे। हरावल दस्ते में चूड़ावतों के साथ अग्रिम पंक्ति में हकीम कासूर थे। ये सभी महाराणा प्रताप के जो साथी थे, इनके नाम हैं। मुगल सेना पर सर्वप्रथम आक्रमण इन्होंने ही किया, जिससे मुगल सेना पूर्ण रूप से, ये हल्दी घाटी के युद्ध का दृश्य है। ये मेवाड़ के महाराणा प्रताप है और ये पीछे छिपा हुआ मान सिंह है, जो कि ये छिप गया था, बच गया था महाराणा प्रताप के वार से। ये मान सिंह का हाथी है और ये हल्दी घाटी के युद्ध का दृश्य है। ये सैनिक है सब। रही कसर प्रताप के आक्रमण ने पूरी कर दी। मुगल इतिहासकार बदायूनी स्वीकार करता है कि मेवाड़ी सेना के आक्रमण का वेग इतना तीव्र था कि मुगल सैनिकों ने बनास के दूसरे किनारे से 5-6 कोस तक 10-15 किलोमीटर दूर भागकर अपनी जान बचाई। किसने? मुगल सैनिकों ने। अब प्रताप ने अपने चेतक घोड़े को छलांग लगवाकर हाथी पर सवार मान सिंह पर अपने भाले से वार किया, लेकिन मान सिंह उस टाइम बच गया था। उसका हाथी मान सिंह को लेकर भाग गया था। इसी घटना से चेतक का जो पिछला पैर था वो हाथी के सूंड में लगी तलवार से जख्मी हो गया था। जहाँ पे तलवार लगी हुई थी वहां पर जो चेतक घोड़ा था महाराणा प्रताप का, उसका पैर लग गया था। प्रताप को शत्रु सेना ने घेर लिया, लेकिन प्रताप ने संतुलन बनाए रखा तथा अपनी शक्ति का अभूतपूर्व प्रदर्शन करते हुए मुगल सेना में उपस्थित
बलिष्ठ पठान बहलोल खां के वार का ऐसा प्रतिकार किया कि खान के जिरह बख्तर सहित उसके 2 फाड़ हो गए। यानी ये जो बहलोल खां थे, जो महाराणा प्रताप ने वार किया था, इनके वार से बहलोल खां और जो उनका घोड़ा था वो दोनों के 2 फाड़ हो गया। ऐसा वार था वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का। इसी दृश्य को देखकर मुगल सेना में हड़कंप मच गया। अब प्रताप ने युद्ध को मैदान की बजाय पहाड़ों में मोड़ने का प्रयास किया। उसकी सेना के दोनों भाग एकत्र होकर पहाड़ों की ओर मुड़ने लगे, अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचे। तब तक मुगल सेना को रोके रखने का उत्तरदायित्व झालामान को सौंपा। झालामान ने अपना जीवन उत्सर्ग करके भी अपने कर्तव्य का पालन किया। इसी युद्ध में मुगल सैनिकों का मनोबल इतना टूट चुका था कि उसमें प्रताप की सेना का पीछा करने का भी साहस नहीं था। अब युद्ध के जो परिणाम हुए थे उनके बारे में पढ़ रहे हैं कि हल्दीघाटी के युद्ध के बाद क्या क्या परिणाम हुए थे। मेवाड़ की इस विजय ने और प्रताप के नेतृत्व ने जनमानस का विश्वास दृढ़ किया। इस युद्ध ने मुगलों के अजय होने के भ्रम को भी तोड़ दिया। मुगलों को ये भ्रम था कि हमें कोई हरा नहीं सकता, तो यह भ्रम भी उनका टूट गया था। अब प्रताप वीर शिरोमणि के रूप में स्थापित हो गए थे। भारत में पहली बार मुगल सेना को करारी हार का सामना करना पड़ा। किसके बाद? हल्दीघाटी के युद्ध के बाद। मुगल सेना को प्रताप का भय निरंतर सताता रहा, इसीलिए हल्दीघाटी से गोगुंदा पहुंचने पर भी वह इस भय से उबरने सकी। प्रताप के एकाएक आक्रमणों के भय से मुगल लश्कर ने गोगुंदा में अपने क्षेत्र के इर्द गिर्द ईंटों से इतनी बड़ी दीवार का निर्माण कराया कि प्रताप के घुड़सवार भी कूदकर अंदर न आ सके। गोगुंदा में मुगल सेना की हालत बंदी जैसी हो गई थी। भील था राणा पूंजा, उसके नेतृत्व में प्रताप की सैनिका ने गोगुंदा की इतनी दृढ़ नाकेबंदी कर दी कि बाहर से किसी भी प्रकार की खाद्य व अन्य सामग्री मुगल छावनियों में नहीं पहुंच पाती थी। इस कारण मुगल सैनिकों और जानवरों के भूखों मरने की नौबत आ गई थी। निराश होकर मुगल सेना गोगुंदा खाली करके अकबर के दरबार में लौट गई थी। हल्दीघाटी की पराजय से त्रस्त होकर अकबर ने मानसिंह व आसफ खां के मुगल दरबार में उपस्थित होने पर रोक लगा दी थी। शाही सेना के जाने के बाद प्रताप फिर कुंभलगढ़ आए। कहाँ पर आए? कुंभलगढ़ लौट आ गए थे। हल्दीघाटी के युद्ध के बाद अगले 5 वर्ष तक प्रताप ने छापामार युद्ध प्रणाली से मुगलों को छकाते रहे। छापामार युद्ध पद्धति का मतलब था कि युद्ध करके फिर भाग जाते थे, छिप जाते थे, और ये छापामार युद्ध पद्धति मेवाड़ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हुई। अकबर ने 3 बार शाहबाज खां को प्रताप के विरुद्ध भेजा, किंतु उन्हें असफल होकर लौटना पड़ा। मुगलों को असहाय अवस्था में पाकर प्रताप ने प्रतिरक्षात्मक की अपेक्षा आक्रामक नीति अपनाई। उन्होंने इसका पहला प्रयोग दिवेर में किया। अक्टूबर 1582 ईस्वी में प्रताप ने अपने सैनिकों के साथ मुगलों के प्रमुख थाना था ये दिवेर, राजसमंद में है। मुगल सेनानायक सुल्तान खां को जैसे ही इस घेरे की खबर लगी, उसने आसपास के 17 थानों के थानादारों को बुला लिया। दिवेर थाने के पास दोनों सेनाएं आमने सामने हुई और सुल्तान खां हाथी पर सवार था और महाराणा प्रताप के साथ युवराज अमर सिंह थे। अमर सिंह कौन थे? महाराणा प्रताप के बड़े पुत्र थे, और उनके साथ अनेक भील, सरदार और सैनिक भी थे। प्रताप ने सुल्तान खां के हाथी को मार डाला था। किसको? सुल्तान खां के हाथी को। वे भाग गया और घोड़े पर सवार होकर पुनः युद्ध भूमि में आया। अमर सिंह तलवार लेकर सुल्तान खां की तरफ लपके और तलवार का वार किया। सुल्तान खां ने तलवार के वार से बचने की कोशिश की तो अमर सिंह ने अपने भाले से उसे बींध डाला। इसे मुगल सेना वहां ठहर नहीं सकी। दिवेर युद्ध में भी प्रताप की विजय हुई थी। महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य 2 युद्ध लड़े गए थे। प्रथम तो था हल्दीघाटी का युद्ध और दूसरा था दिवेर का युद्ध, लेकिन दोनों ही युद्धों में महाराणा प्रताप की विजय हुई थी। इसके बाद कुंभलगढ़ की तरफ बढ़े और कुंभलगढ़ सहित आसपास के सभी मुगल थानों पर अधिकार कर लिया। किसने? महाराणा प्रताप ने। अगले 2 वर्षों तक अकबर ने मेवाड़ में सैनिक अभियान जारी रखे।
लेकिन उनको असफलता के कारण 1584 ईस्वी के पश्चात अकबर का प्रताप के विरुद्ध सेना भेजने का भी साहस नहीं हुआ। अब प्रताप ने चावंड को अपनी नई राजधानी बनाया था। महाराणा प्रताप की नई राजधानी कौन सी थी? चावंड थी। आक्रामक नीति अपनाकर एक एक कर अपने पिता के काल में अकबर के हाथों गए स्थानों को पुनः विजित कर लिया था। 19 जनवरी 1597 ईस्वी को 57 वर्ष की अवस्था में चावंड में स्वाधीनता के इस महान पुजारी ने अंतिम सांस ली। चावंड में आज भी महाराणा प्रताप के महलों और भामाशाही के हवेली के खंडर देखे जा सकते हैं। चावंड के निकट बांडोली गांव में प्रताप की समाधि बनी हुई है। प्रताप का महान व्यक्तित्व के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। महाराणा प्रताप श्रेष्ठ योद्धा और श्रेष्ठ जननायक थे। सभी धर्मों के लोग मातृभूमि की स्वाधीनता के संघर्ष में प्रताप के साथ थे। प्रताप ने अपने व्यक्तित्व से मेवाड़ के प्रत्येक व्यक्ति को मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए सब कुछ न्योछावर कर देने वाले योद्धा बना दिया। इससे महाराणा प्रताप जनमानस के लिए प्राहते स्मरणीय बन गए थे। अपने देश की स्वतंत्रता और सार्वभौमिकता के लिए सतत संघर्ष और उनका विविध क्षेत्र में योगदान उन्हें महान सिद्ध करता है। युद्धों में दिवंगत वीरों के उत्तराधिकारियों को प्रताप ने पिता की तरह स्नेह दिया और उनके पुनर्वास के लिए अपूर्व प्रयास कर मानवाधिकारों के संरक्षण का आदर्श स्थापित किया। नारी सुरक्षा और संरक्षण के लिए प्रताप ने कई प्रयास किए। उनके प्रयासों की बदौलत मेवाड़ को भविष्य में जौहर जैसी त्रासदी से नहीं झेलनी पड़ी। प्रताप ने कैद की गई मुगल स्त्रियों को सुरक्षित लौटाकर नारी सम्मान का भी पाठ पढ़ाया। अकाल दर अकाल जूझने वाली प्रजा और शासकों के लिए जल बचत और कम खर्चे में जलाशय बनाने की तकनीक दी। यही नहीं, पर्यावरण सुरक्षा को प्रत्येक शासक और नागरिक के कर्तव्य के रूप में परिभाषित किया। प्रताप का यह योगदान उनकी वैश्विक दृष्टि का परिचय है। इसी देश से प्रताप ने विश्ववल्लभ जो संसार में प्रिय हो नाम से वृक्ष आयुर्विज्ञान ग्रंथ की रचना करवाई। संस्कारी जीवन ही सबको अपेक्षित होता है। प्रताप ने इस उद्देश्य से व्यवहार आदर्श जैसे ग्रंथ लिखवाए। विद्वानों और दूरदर्शी लोगों को संरक्षण दिया। संस्कृत विद्वान थे। पंडित चक्रपाणि मिश्र प्रमुख थे। प्रताप के संरक्षण में लिखी गई राज्याभिषेक पद्धति भारतीय शासकों के लिए आदर्श बनी। मेवाड़ और गुजरात के शासकों सहित मराठा भी इस पद्धति को करवाने लगे थे। ये चावंड शैली है जो मेवाड़ की प्रसिद्ध है। ये भी मेवाड़ के महाराणा ने ही शुरू करवाई थी। महाराणा प्रताप ने सैनिक मूर्तिकला और चित्रकला को संरक्षण दिया। अपने दरबार में निशारुद्दीन जैसे चित्रकार से 6 राग और 36 रागनियों के ध्यान चित्र बनवाकर चावंड चित्र शैली को जन्म दिया। रागमाला श्रृंखला के ये चित्र अन्य कई क्षेत्रों के चित्रकारों के लिए अनुकरणीय बने। ये कला भारतीय चित्रकला की निधि है। प्रताप ने देश की समृद्धि को बनाए रखने के लिए धातुओं की खदानों की सुरक्षा की और प्रमुखता से ध्यान दिया। सभी धर्मों का आदर प्रताप के व्यक्तित्व की निराली विशेषता थी। जनजाति के मुखियाओं ने प्रताप के नेतृत्व में अपूर्व विश्वास किया। उदयपुर के निकट हरिहर जैसे मंदिर उसके काल में शैव और वैष्णव धर्म की एकता को दर्शाता है। इस प्रकार राष्ट्र प्रेम, सर्वधर्म सद्भाव, सहिष्णुता, करुणा, स्वाधीनता के लिए युद्ध, नीतिगत आदर्शों की पालना, मानवाधिकारों की सुरक्षा और नारी सम्मान, पर्यावरण और जल संरक्षण और सर्वमान्य को आदर जैसे मूल्य तथा साहित्य व संस्कृति के प्रति सम्मान उनकी महानता के उज्जवल परिचय थे। महाराणा प्रताप की समाधि जन जन को इस विराट चरित्र नायक के कीर्तिमय जीवन और आदर्शों की प्रेरणा देती रहेगी। अब हम जो स्वाभिमानी अमर सिंह राठौड़ थे उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ये अमर सिंह राठौड़ एक अमर सिंह थे जो महाराणा प्रताप के पुत्र थे।
लेकिन ये अमर सिंह राठौड़ जो मारवाड़ के शासक थे गज सिंह, उनके पुत्र थे। ये बड़े पुत्र थे, लेकिन बड़े पुत्र को शासक स्वीकार नहीं किया गया था। गज सिंह की पत्नी थी अनारा। उस अनारा ने अपने पुत्र जसवंत सिंह को शासक बनाने की मांग की थी गज सिंह से। तो गज सिंह ने अमर सिंह को शासक ने बनाकर जसवंत सिंह को शासक बना दिया था, और औरंगजेब ने भी जसवंत सिंह को ही शासक मान लिया था। तो अमर सिंह का भी शाहजहां ने मान लिया था उसको, जसवंत सिंह को शासक। और अमर सिंह का मारवाड़ के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है। तो अमर सिंह के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। राजस्थान के एक अन्य सपूत जिसने मुगल शासक शाहजहां को उसके दरबार में जाकर चुनौती दी, वे अमर सिंह राठौड़ राजस्थान में शौर्य, स्वाभिमान और त्याग का प्रतीक माना जाता है। उसका जन्म 12 दिसंबर 1613 ईस्वी में हुआ। वे जोधपुर के शासक गज सिंह का ज्येष्ठ पुत्र था। उनकी शिक्षा दीक्षा उत्तराधिकारी राजकुमार के रूप में हुई, और वे कुशार्क बुद्धि, चंचल स्वभाव और स्वाभिमान से परिपूर्ण थे। अतः अमर सिंह की कीर्ति चारों तरफ फैल गई, और उसको महाराजा गज सिंह का स्वाभाविक उत्तराधिकारी माना जाता था। किंतु गज सिंह की पत्नी आती है अनारा, उसने षड्यंत्र किया था और अमर सिंह को राजगद्दी से हटाकर उसके कनिष्ठ पुत्र थे जसवंत सिंह को मारवाड़ का शासक बना दिया था। मुगल शासक शाहजहां ने जसवंत सिंह को मारवाड़ के शासक की मान्यता दे दी थी। किसने? शाहजहां ने। यहाँ पर मैंने गलती से औरंगजेब का नाम ले लिया था, उस टाइम शासक थे, मुगल शासक थे शाहजहां। अमर सिंह ने इस निर्णय का प्रतिकार नहीं किया। पिता के समय में ही अमर सिंह मुगल बादशाही की सेवा में आ गए थे। इसी घटना के बाद शाहजहां ने अमर सिंह को उच्च मनसब दिया और राव की पदवी दी, और जो नागौर का परगना था वो भी अमर सिंह राठौड़ को दिया था शाहजहां के द्वारा। अमर सिंह नागौर की प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ कर पुणे शाहजहां के दरबार में चला गया। अमर सिंह की सूझबूझ और योग्यता से शाहजहां परिचित था, अतः अनेक कठिन अभियानों में वे अमर सिंह को भेजता रहता था। उसे जुंझार सिंह बुंदेला, राजा जगत सिंह कांगड़ा और ईरान के शाह सफ़ी, शाह भोसले के विरुद्ध और कंधार के अभियानों पर भेजा गया था। अमर सिंह स्वयं स्वाभिमानी था तथा स्वाभिमानी व्यक्तियों का विशेष ध्यान भी रखता था। जब केसरी सिंह जोधा को बादशाह की आज्ञा के कारण अटक पर जाना था, किंतु किसी कारण से उन्होंने मना कर दिया था, और केसरी सिंह ने मना किया तो शाहजहां ने उनका मनसब छीन लिया था उनसे। जब इसकी सूचना अमर सिंह को हुई तो अमर सिंह उनसे मिलने पहुंच गए, और उन्होंने बादशाह की नाराजगी की भी परवाह नहीं की, और केसरी सिंह को 30,000 का पट्टा और नागौर की सुरक्षा का उत्तरदायित्व उसको सौंप दिया। इस प्रकार जोधा के सम्मान की रक्षा की। अपने स्वाभिमान पर भी अमर सिंह ने कभी आंच नहीं आने दी। कतिपय घटनाओं के कारण अमर सिंह ने मुगल कोष में जमा कराए जाने वाले कर को स्पष्ट रूप से देने से इनकार कर दिया। राज्य की ओर से बार बार मांग होने पर उसने अपने निश्चय में कोई परिवर्तन नहीं किया। अमर सिंह विरोधी मनसबदारों को उसके विरुद्ध बादशाह के कान भरने का अच्छा अवसर मिला। इसमें सलावत खां मुख्य था। इसका प्रभाव बादशाह पर भी पड़ा। उसने एक दिन अमर सिंह को कटु वचन सुना दिए। बादशाह किसने? शाहजहां ने। अमर सिंह का स्वाभिमान जाग उठा और क्रोध से उसके नेत्र लाल हो गए थे। बादशाह की ओर बढ़ा। जब सलावत खां ने अपशब्द कहते हुए उसे आगे बढ़ने से रोकने का प्रयास किया तो अमर सिंह के हाथों मौत का शिकार होना पड़ा। कहने का तात्पर्य यह है कि भरी दरबार में जब सलावत खां ने अमर सिंह का अपमान किया तो अमर सिंह ने उनकी तलवार से वहीं पर उनका वध कर दिया था। किसका? सलावत खां का। लेकिन बाद में मुगल मनसबदारों के द्वारा धोखे से अमर सिंह की हत्या कर दी गई थी।
लेकिन आज भी अमर सिंह का नाम इतिहास में अमर है। अब हम पढ़ने वाले वीर दुर्गादास राठौड़ के बारे में। इनका मारवाड़ के इतिहास में और अजीत सिंह को शासक बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण इनका योगदान है। राजस्थान को गर्वित करने वाला अन्य व्यक्तित्व वीर दुर्गादास राठौड़ है। उसका जन्म 13 अगस्त 1638 में मारवाड़ के सालवा गांव में हुआ था। किसका? वीर दुर्गादास राठौड़ था। इनके पिता आसकरण यानी मारवाड़ के महाराजा जसवंत सिंह का मंत्री था। दुर्गादास की माता ने उनमें देश और मातृभूमि के प्रति भक्ति की भावना भर दी। 28 नवंबर 1678 ईस्वी को महाराजा जसवंत सिंह की जमरूद में मृत्यु हो गई। कहाँ पर? जमरूद में। उस समय उनका कोई पुत्र जीवित नहीं था। जब जसवंत सिंह की मृत्यु हुई थी तो उनका कोई पुत्र जीवित नहीं था, लेकिन उनकी जो 2 रानियां थी वो गर्भवती थी। उन्हें दुर्गादास तथा अन्य सरदार अपने साथ लेकर लाहौर चले गए थे, और जब वो लाहौर पहुंचे तो वहां पर दोनों रानियों ने 2 पुत्रों को जन्म दिया था, और एक ही कुछ समय के बाद मृत्यु हो गई, लेकिन एक जीवित बचा और उसका नाम था अजीत सिंह। इसी अजीत सिंह को मारवाड़ का शासक बनाने के लिए सरदारों को विश्वास था कि औरंगजेब अजीत सिंह को जसवंत सिंह का उत्तराधिकारी स्वीकार कर लेगा, किंतु उनकी आशा शीघ्र ही ध्वस्त हो गई। औरंगजेब ने रानियों सहित मारवाड़ के दल को दिल्ली पहुंचने का आदेश भिजवा दिया। यही नहीं, औरंगजेब ने मारवाड़ राज्य को खालसा किए जाने का आदेश देकर मुगल अधिकारी को नियुक्त किया। यानी औरंगजेब ने अजीत सिंह को शासक स्वीकार नहीं किया था, बल्कि उसने जो मारवाड़ राज्य था उसको खालसा घोषित कर दिया। खालसा का मतलब सीधे मुगल शासन के अधीन हो गया। वहां कोई राजपूत शासक राज नहीं कर सकता था। ये वीर दुर्गादास राठौड़ का चित्र है, वीर शिरोमणि दुर्गादास का। इन्होंने अजीत सिंह की रक्षा की और उनको शासक बनाया। अजीत सिंह की रक्षा। दुर्गादास राठौड़ सरदारों के एक दल के साथ अजीत सिंह को लेकर राजधानी दिल्ली पहुंचा और औरंगजेब से अजीत सिंह को मारवाड़ राज्य देने का आग्रह किया था। औरंगजेब ने इस्लाम स्वीकार कर लेने की शर्त पर मारवाड़ राज्य देने की। औरंगजेब ऐसा शासक था कि वो चाहता था कि तुम इस्लाम धर्म स्वीकार करो तो ही हम अजीत सिंह को शासक बना सकते हैं। दुर्गादास तथा राठौड़ सरदार इस अपमानजनक को स्वीकार नहीं करना चाहते थे। अजीत सिंह को दिल्ली में रखना भी उनकी सुरक्षा के लिए खतरा था, तो इसीलिए वीर दुर्गादास राठौड़ ने उनको दिल्ली से औरंगजेब की चुंगल से बचाकर वहां से निकल आए। उसके बाद वीर दुर्गादास राठौड़ ने क्या किया था? राठौड़ और मुगलों से संघर्ष किया था उसने। शेष बचे हुए राठौड़ तथा दुर्गादास सुरक्षित मारवाड़ के सालावास गांव पहुंचे, जहां से दुर्गादास ने अजीत सिंह को सिरोही भेजा। सिरोही के महाराव वेरीसाल सिंह की देखरेख में कालंद्री गांव के ब्राह्मण जयदेव की पत्नी ने उन्हें पाला। किसको? अजीत सिंह को। अजीत सिंह मारवाड़ आने की सूचना पाकर राठौड़ दुर्गादास के नेतृत्व में संगठित होने लगे थे। कौन? राठौड़। उन्होंने मुगल फौजदार को जोधपुर से खदेड़कर नगर पर अधिकार कर लिया। औरंगजेब ने जोधपुर पर पुनः अधिकार कर लिया और विशाल सेना भेजी। स्वयं अजमेर में आ गया और राठौड़ों ने अब छापामार पद्धति से मुगलों को छकाना शुरू किया। कौन सी पद्धति? छापामारी पद्धति, जो मेवाड़ के महाराणा प्रताप ने अपनाई थी वही। उसके बाद राठौड़ और सिसोदिया गठबंधन होता है, यानी कि जो राठौड़ थे मारवाड़ के और सिसोदिया जो राज सिंह थे वो थे मेवाड़ के, उन दोनों ने मिलकर गठबंधन कर लिया और औरंगजेब की नीतियों का विरोध किया था। दुर्गादास ने संघर्ष बढ़ता देखकर मेवाड़ के महाराणा थे उस टाइम राज सिंह, अजीत सिंह को आश्रय देने की प्रार्थना की। महाराणा ने इसे स्वीकार कर लिया। यही नहीं, महाराणा ने राठौड़ों को पूर्ण सहायता का भी आश्वासन दिया। उधर मारवाड़ ने राठौड़ों ने मुगल सेना का कड़ा प्रतिरोध किया। औरंगजेब ने शहजादे अकबर को मारवाड़ भेजा, किंतु राठौड़ों को नियंत्रित करने में पूर्णतः असफल रहा। दुर्गादास ने
शहजादा जो अकबर था उनको अपनी ओर मिला लिया था। अकबर सेकंड, ये औरंगजेब का पुत्र था, उनको अपनी ओर मिला लिया था। मेवाड़ के मध्य राठौड़ सिसोदिया गठबंधन हुआ। ये दुर्गादास राठौड़ का दूसरा महान कार्य था। पहला तो था कि उसने अकबर, जो कि औरंगजेब का पुत्र था, अकबर द्वितीय, उनको अपनी ओर मिला लिया था। और दूसरा ये था कि उसने राठौड़ और सिसोदिया गठबंधन कर लिया था। बालक अजीत सिंह को मेवाड़ में आश्रय देने और औरंगजेब की नीतियों का विरोध करने का संकल्प महाराणा राज सिंह ने स्वीकार कर लिया। राज सिंह ने औरंगजेब को एक और करारा झटका उस समय दिया जब औरंगजेब किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती से विवाह करना चाहता था। उसके लिए चारुमती तैयार नहीं थी। चारुमती के आग्रह पर राज सिंह ने उससे विवाह किया। राज सिंह ने औरंगजेब के मंदिर विध्वंस नीति का भी प्रतिरोध किया और द्वारकाधीश और श्रीनाथ जी को मेवाड़ में स्थापित किया। यानी ये जो राज सिंह थे, जब किशनगढ़ की राजकुमारी थी चारुमती, औरंगजेब उससे विवाह करना चाहते थे, लेकिन वो चारुमती औरंगजेब से विवाह नहीं करना चाहती थी। इसीलिए चारुमती ने मदद मांगी थी राज सिंह से। मेवाड़ के शासक थे राज सिंह, उनसे मदद मांगी थी। तो फिर उन्होंने उनकी मदद की और फिर उनसे विवाह भी किया राज सिंह ने। और राज सिंह ने इसीलिए जो सलुम्बर के राजा थे उनसे भी मदद मांगी औरंगजेब के विरुद्ध। सलुम्बर के राजा की नई नई शादी हुई थी, उनकी पत्नी थी हाड़ी रानी, तो उनसे सेना नहीं मांगी थी यहाँ पर युद्ध में आने से पहले। तो उस सतरानी ने अपना सिर काट के और सलुम्बर के राजा को दे दिया था, तो इसीलिए वो हाड़ी रानी के रूप में प्रसिद्ध हुई थी। तो वो इसी से संबंधित घटना थी। इसी युद्ध में आने के लिए उसने सेनानी मांगी थी सलुम्बर के राजा ने। औरंगजेब ने 1679 में जजिया कर पुनः लगाया और राज सिंह ने इसके विरोध में उसको पत्र लिखा। औरंगजेब ने शहजादा अकबर के माध्यम से अपने विरुद्ध बने राठौड़ सिसोदिया गठबंधन को तोड़ने का भी प्रयास किया। मेवाड़ के महाराणा राज सिंह व दुर्गादास के संयुक्त प्रयासों से उत्तर भारत में औरंगजेब के दमनकारी और कूटनीतिक प्रयास का विरोध हुआ। इसी कारण 1680 ईस्वी में देबारी और मेवाड़ और औरंगजेब की सेना में युद्ध हुआ। दुर्गादास राठौड़ की सहायता लेने के लिए दक्षिण में गया तो शहजादा अकबर भी उनके साथ था। ये औरंगजेब के लिए एक बड़ी चुनौती थी। इस दौरान महाराणा राज सिंह की मृत्यु भी हो गई थी। दुर्गादास का मराठा सहयोग प्राप्त करना भी उनकी बड़ी कूटनीतिक विजय थी। यानी कि जो दुर्गादास राठौड़ है, उन्होंने मराठाओं से भी सहयोग प्राप्त करना चाहा। मराठा शक्ति की सक्रियता के कारण औरंगजेब को उत्तरी भारत से भागकर दक्षिण की ओर जाना पड़ा। इससे मारवाड़ पर मुगल सैनिक दबाव भी कम हो गया था। औरंगजेब दक्षिण में इतना गिर गया कि वह जीवित पुनः लौट नहीं सका। औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी वहीं पर दक्षिण में। औरंगजेब की मृत्यु का समाचार मिलते ही अजीत सिंह ने पुनः मारवाड़ पर अधिकार कर लिया। यह सूचना पाकर दुर्गादास भी मारवाड़ लौट आया, किंतु इस बार उसे अजीत सिंह के उत्साहवर्धक स्वागत नहीं मिला। दुर्गादास की अनुपस्थिति में जो मारवाड़ के सरदार थे उन्होंने दुर्गादास के विरुद्ध अजीत सिंह को भड़काना शुरू कर दिया था। तो इसीलिए फिर बाद में अजीत सिंह ने उन्हें वहां से मारवाड़ से निकाल दिया था। दुर्गादास की अनुपस्थिति में मारवाड़ के सरदारों द्वारा उनके खिलाफ किए गए षड्यंत्रों के कारण दुर्गादास जैसे देशभगत, दूरदर्शी और महान कूटनीतिज्ञ को मारवाड़ छोड़कर मेवाड़ आना पड़ा। मेवाड़ में उनको आश्रय ही नहीं दिया, अपितु सम्मान पूर्वक रामपुरवा की जागीर देकर वहां का प्रशासक भी नियुक्त कर दिया। दुर्गादास के जीवन के अंतिम वर्ष उज्जैन में मध्य प्रदेश में ही बीते थे और 22 नवंबर 1718 को उनकी मृत्यु हो गई थी। वहीं पर उज्जैन में शिप्रा नदी के किनारे ये दुर्गादास राठौड़ की छतरी बनी हुई है। यह है मध्य प्रदेश में बनी हुई है, शिप्रा नदी के किनारे। और इधर ये चित्र है जो महाराणा राज सिंह ने नौचौकी राजसमंद में बनाई थी, ये उनका चित्र है। ये राजसमंद झील है, यहीं पर नौचौकी बनाई थी। दुर्गादास का देहांत हो गया था। उज्जैन में शिप्रा
नदी के पूर्वी किनारे पर लाल पत्थर की वो छतरी बनी हुई है स्वामी भक्त राजपूत की। अब हम महाराजा सूरजमल के बारे में पढ़ने वाले हैं। महाराजा सूरजमल भरतपुर के लोकप्रिय शासक थे और उनके पिता थे बदन सिंह। उन्होंने डीग बसाकर इसे अपनी राजधानी बनाया। सूरजमल ने भरतपुर शहर की स्थापना की। भरतपुर शहर की स्थापना किसने की थी? सूरजमल ने। यह है महाराजा सूरजमल। सूरजमल से पहले वहां पर जाट नेता थे गोकुल। औरंगजेब की मंदिर मूर्ति विध्वंस नीति का प्रबल विरोधी थे। कौन? गोकुल। मथुरा और आगरा के जाट बहुत समय तक मुगलों के अत्याचार और कुशासन का शिकार हो रहे थे। गोकुल राजाराम ने मुगलों के अत्याचारों का प्रबल विरोध किया था। सिकंदरा में स्थित अकबर के मकबरे से बहुमूल्य रत्नों व सोने चांदी के पत्थरों को भी उखाड़ लिया था। राजाराम के बाद चूड़ामन ने आजीवन मुगलों का संघर्ष किया था। जयपुर के महाराजा थे जयसिंह। जयसिंह की मृत्यु के बाद जो उत्तराधिकारी युद्ध हुए थे में सूरजमल के सहयोग से ईश्वरी सिंह वहां पर विजय हुआ और जयपुर की गद्दी पर बैठा था। और मई 1753 ईस्वी में सूरजमल ने फिरोज शाह कोटला पर भी कब्जा कर लिया था। मराठों ने जनवरी 1754 ईस्वी से मई 1754 ईस्वी तक भरतपुर के कुम्हेर के किले को घेर रखा, पर इस किले को नहीं जीत पाए। उन्हें संधि करनी पड़ी। 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली के हाथों हार के बाद शेष बचे मराठा सैनिकों के खाने पीने व इलाज व कपड़ों की व्यवस्था भी महाराजा सूरजमल ने की थी। सूरजमल ने अपने प्रभुत्व वाले क्षेत्रों में किले व महल बनवाए, जिसमें प्रसिद्ध लोहागढ़ का किला है। लोहागढ़ का किला किसने बनाया था? सूरजमल ने। मराठों के पतन के बाद सूरजमल ने गाजियाबाद, रोहतक, जझर, आगरा, धौलपुर, मैनपुरी, हाथरस, बनारस, फरुखनगर इत्यादि इलाके जीत लिए। 25 दिसंबर 1763 ईस्वी को महाराजा सूरजमल की मृत्यु हो गई थी। ये कुछ शब्दावली है। हरावल का मतलब होता है सेना का जो आगे का भाग होता है उसको हरावल बोलते हैं, और चंदावल का मतलब होता है सेना का पिछला भाग। और छापामार युद्ध पद्धति जो महाराणा प्रताप ने अपनाई थी, यानी अचानक आक्रमण करके फिर भाग जाना। इसी युद्ध विद्या को छापामार युद्ध पद्धति कहा जाता था। और प्रतिरक्षात्मक का मतलब होता है सुरक्षात्मक। खालसा का मतलब केंद्रीय अधिकार क्षेत्र। ये कुछ अभ्यास प्रश्न दिए हुए हैं। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था चेतक। और सेना का हरावल दस्ता कौन सा होता था? अभी पढ़ा था, सेना का जो अग्रिम भाग होता है वो। महाराणा प्रताप के व्यक्तित्व की विशेषताओं के बारे में लिखना है। कैसा था महाराणा प्रताप? विक्रमादित्य के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला राजा था हेमचंद्र। उसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। इतिहास में 14 विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाले शासक आते हैं, और ये अंतिम शासक था जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। इसके बाद किसी ने भी विक्रमादित्य की उपाधि धारण नहीं की थी। इतिहास में टोटल 14 विक्रमादित्य हुए हैं। महाराजा सूरजमल ने राजस्थान में किस शहर की स्थापना की थी? भरतपुर शहर की स्थापना की थी। दुर्गादास राठौड़ का अंतिम समय कहाँ विकसित हुआ? मध्य प्रदेश में हुआ, उज्जैन में। महाराणा प्रताप को अधीन करने के लिए अकबर के कूटनीतिक प्रयासों का हमें उल्लेख करना है। और ये कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न है। हल्दीघाटी के युद्ध पर निबंध लिखना है। अमर सिंह राठौड़ का चरित्र कैसा था उसके बारे में लिखना है। तो आज के लिए इतना ही। मैंने पहले क्वेश्चन पूछा था अगले वीडियो में कि गंगईकोंड की उपाधि किसने धारण की थी? तो गंगईकोंड की उपाधि चोल शासक थे जो राजेंद्र प्रथम, उसने धारण की थी। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।